Machephy Eduworld. तो इफ यू ऑलमोस्ट सॉल्व किया लिटिल बिट, कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो कर सकते हैं पहले डिस्कस। हाँ सर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21. दिस इज द डायग्राम and the question is that friction coefficient between the board and the floor shown in the figure is mu. Find the maximum force that the man can exert on the rope so that board does not slip on the floor. होगा क्या, अगर मैन रोप पे फोर्स लगाएगा तो उसके ऊपर खुद फोर्स लगेगा और जितना मैन फोर्स लगाएगा उतना फोर्स रोप में ट्रांसफर होगा. तो सपोज अगर मैन का एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले, और दूसरा हमें इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है. तो सी, मैन रोप को खींच रहा है, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ लगाए तो रोप मैन को खींच रहा है. लेट अस से द टेंशन इन द रोप इज टी. तो मैन पे ऊपर टेंशन लग रहा है और उसका दूसरा कंपोनेंट ये इधर से रिले होगा इफेक्ट, और स्मॉल एम पे भी फोर्स लगेगा टी. ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम. ये फोर्स का डायरेक्शन आई थिंक क्लियर होगा, क्योंकि रोप को मैन खींच रहा है तो रोप मैन रोप को खींच रहा है, मींस रोप भी मैन पे उतने फोर्स लगेगा टी ऊपर की डायरेक्शन. ये मैन रोप को नीचे खींच रहा है. ठीक है, तो सी इफेक्ट क्या हुआ, पहले एम जी नीचे लग रहा था और मैन भी नॉर्मल फोर्स लगा रहा था ऑन दी ऑन दिस बोर्ड. So let me call that normal force as N, कैपिटल N. तो मैसी अगर नॉर्मल केस होता तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg हो जाता, बट अभी नॉर्मल फोर्स प्लस टेंशन इज इक्वल टू mg आ रहा है. मतलब नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू है वो टेंशन बढ़ाने से कम हो जा रही है. तो मैन जितना फोर्स बढ़ाएगा नॉर्मल फोर्स उतना कम होता जाएगा, नॉर्मल फोर्स कम होता जाएगा. एंड इस पे अगर स्मॉल एम जी, एक इस पे नॉर्मल फोर्स नीचे से लग रहा होगा, लेट मी कॉल दिस एज एन डैश, और एक मैन लगा रहा होगा नॉर्मल फोर्स. तो यहां से हम वर्टिकल डायरेक्शन में लिख सकते हैं एन डैश प्लस एन, नो एन डैश इज इक्वल टू एन प्लस एन जी. तो टेंशन बढ़ेगा तो ये नॉर्मल फोर्स कम होगा, तो ये नॉर्मल फोर्स भी कम होगा. देन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर इज म्यू. सो यहाँ पे म्यू दिया हुआ है फ्रिक्शन. दैट मीन्स जो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम है वो लगा देते हैं, क्योंकि लेट अस से मूव करने वाला है. अभी एफ लिख देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगा देंगे. तो लेट अस से अभी जस्ट ये ब्लॉक स्लिप करने वाला है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा देते हैं यहाँ पे. सो हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है n इज इक्वल टू mg माइनस टी, फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो टेंशन शुड बी ग्रेटर देन एफ, मतलब मोशन जस्ट होने वाला है. सो मोशन ना हो उसके लिए टेंशन शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स. तो लिमिटिंग केस के लिए अगर लिमिटिंग केस लेंगे तो टेंशन और एफ मैक्स इक्वल हो जाएगा. एफ मैक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एन डैश. दिस विल बी म्यू इंटू एन डैश. एन डैश की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से एन प्लस एम जी, म्यू इंटू एन प्लस एम जी. और स्मॉल कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू कैपिटल एम जी माइनस टी प्लस स्मॉल एम जी. इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर. सो यहाँ से टी वन प्लस म्यू आ जाएगा. देन दिस इज म्यू कॉमन ले सकते हैं, एम प्लस एम साथ में आ जाएगा जी. तो टेंशन आ जाएगा म्यू एम प्लस एम जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू. ये एम है, कैपिटल एम. दिस इज म्यू.
So question 27. 27. चलिए कॉपी करिए हाँ नोट इट डाउन. हो गया Okay. Question number 27 is this one. Block of mass m slips on the horizontal table. The coefficient of friction between the block and the table. Okay, this diagram is not of this question. Anyways, slips on a rough horizontal table under the action of horizontal force of gravity. So block है टेबल पे रखा हुआ है and we are moving with some force और ये स्लिप कर रहा है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स तो लग ही रहा होगा पीछे के डायरेक्शन में एट दिस पॉइंट. बाकी एन और एमजी तो लग रहे हैं ऑलरेडी. तो दोनों का एफबीटी अलग अलग बनाते हैं प्री बॉडी डायग्राम में ऑफ कोर्स. सो छोटे वाले ब्लॉक का एफबीटी आगे एफ लग रहा होगा और ये स्लिप कर रहा है ऑलरेडी तो आगे एक्सेलरेशन भी है. पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है देन नॉर्मल फोर्स एंड स्मॉल एमजी. Now see this frictional force will be equal to mu times n, that will be mu times mg. तो टेबल लगा रहा है ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे के डायरेक्शन. इन द सेम वे ब्लॉक भी टेबल पे लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स बट आगे के डायरेक्शन. एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ से वैल्यू सेम होनी चाहिए. बाकी जो n लगेगा फिर n लगाएगा टेबल सरफेस लगाएगा n डैश बाकी टेबल का mg होगा ऑल दोस. बट बिसाइड्स दैट इस फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए ये जो फ्रिक्शन है ये ब्लॉक लगा रहा है टेबल पे आगे के डायरेक्शन में. तो इसको बैलेंस करने के लिए एक और फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए होगा जो टेबल के लेग्स पे लगेगा. ठीक है तो मैंने सिर्फ एक लेग पे दिखाया बट एक्चुअली टोटल जो फोर्स होगा टोटल फ्रिक्शनल फोर्स लेट मी कॉल इट एफ डैश वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा जो बॉटम ऑफ द लेग्स पे लगेगा. दैट अर्थ विल बी अप्लाइंग और सरफेस विल बी अप्लाइंग ऑन द टेबल. So that horizontal motion नहीं हो रहा है टेबल का तो f dash should be equal to f, that should be equal to u times mg. Next is, do you need the friction coefficient between the table and the floor or the mass of the table? तो टेबल मूव नहीं करना चाहिए, टेबल मूव नहीं करना चाहिए. Then in that case you need frictional force between the table and the floor. तभी f dash लग सकता है. अगर टेबल मूव नहीं कराना है तो ये फ्रिक्शन f dash सफिशिएंट होना चाहिए. Is this clear, Nirmit? Yes, sir. Okay. और कोई क्वेश्चन रह गया? 30. Question number 30. So I have to copy this. हाँ, you can copy it. Of course, the first step होता है न्यूटन्स लॉ क्वेश्चन है तो that is free body diagram बनाना. First I'll explain. So if you have ever tried this, so first thing you do is place your hips on one of the walls and then you push the other side. तो यहाँ पे you are pushing through your hands and here you are pushing through your hips. So you are pushing the wall on both the sides. Let me call this F1 and F2. So what does pushing does?
पुश करने से नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है। मीन्स यू हैव स्टार्टेड पुशिंग, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लेट अस से N1 लग रहा है, यहाँ से नॉर्मल फोर्स N2 लग रहा है। एंड द पर्पस ऑफ दैट इज जो mg नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन लगे। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो बैलेंस कर सकता है। तो यहाँ पे N2 के रिस्पॉन्स में इधर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स के रिस्पॉन्स में ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग कि mg को बैलेंस करने के लिए यू मस्ट अप्लाई सफिशिएंट फोर्स जिससे कि सफिशिएंट नॉर्मल जनरेट हो कि enough friction force generate ho paye and you can stay on the, you can stay hanging here, you can stay between the vertical points. I'll draw separate FPD. Same man और walls का भी FPD बना देते हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है कि ये मैन फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्सेलरेट नहीं कर सकता बिकॉज देयर इज अ वॉल, मैन कैन नॉट गो इनसाइड द वॉल। तो ना तो फॉरवर्ड एक्सेलरेशन आएगा, ना तो राइटवर्ड एक्सेलरेशन आएगा, ना तो लेफ्टवर्ड एक्सेलरेशन आएगा। तो लेट अस से मैन ने वॉल पे फोर्स लगाया F, तो इधर वाला फोर्स भी F होना ही चाहिए। ओके एंड इसके रिस्पॉन्स में क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स जो वॉल लगा रहे। तो मैन ने वॉल पे फोर्स लगाया F के रिस्पॉन्स में एक नॉर्मल फोर्स आएगा N एंड वो भी दोनों साइड इक्वल होगा। ऑफ कोर्स डिफरेंट नॉर्मल फोर्स है बट मैग्नीट्यूड इक्वल। तो मैन के ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स इधर, और मैन ने वॉल पे F लगाया तो वॉल भी मैन पे F लगाएगा फोर्स। मैन ने वॉल पे ये वाला फोर्स F लगाया, इसके रिस्पॉन्स में एक F फोर्स राइट पर। तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होना चाहिए, नहीं तो मैन का एक्सेलरेशन हो जाएगा बिकॉज मैन कैन नॉट गो इनटू द वॉल, सो एक्सेलरेशन शुड बी 0। आफ्टर दिस आई थिंक दिस इज इजी नाउ। नीचे mg लगेगा एंड नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, सो उसके रिस्पॉन्स में यू कैन राइट अ फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा म्यू mg और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा म्यू mg। पैर पे फोर्स नहीं है। Let me write it as F. Yeah, what you're saying, Bharvi? लेग्स पे फोर्स नहीं लग रहा। लेग्स और ये हैंड्स का मिला के मैंने ये F लिखा हुआ है। ठीक है। Okay, ये F is D वाला F is equal to force on legs plus force on hands, and this is equal to force on hips. Now I think you can solve. Show that the person पहला वाला हो गया. Find the normal force exerted by either wall on the person. So frictional force 2F, that should be equal to mg. So mass given है 40 kg. Okay. So 40 g. Frictional force required should be 20 times g. That is F max कितना है यहाँ पे? That is mu times n. It is 0.8 n. But n he can adjust by applying the force. 0.8 n should be equal to 20 g. From here you can get the value of n. 200 by 0.8. That should be a bit greater than 4 by 5, 4, 5, 250 Newton. Bharvi, is the concept clear? Okay. So last question. Last question. तो इनिशियली दोनों के पास स्पीड है v,
इस दोनों जा रहे हैं साथ साथ इनिशियली, बट दोनों की स्पीड थोड़े टाइम बाद अलग अलग की होगी बिकॉज फ्रिक्शन अलग अलग लग रहा है। तो इंडिविजुअली एफपीडी बनाते हैं, बाहर से बैठ के एफपीडी बनाएंगे, इनर्शियल फ्रेम में एफपीडी बनाएंगे। तो इसका एमजी लगेगा नीचे, फोर्स कॉल इट n1, स्पीड आगे है अभी एट दिस इंस्टेंट, इट इज ड्रॉ दिस। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे mg ऊपर नॉर्मल फोर्स, लेट अस कॉल दिस n2, और एक n1 भी लगेगा, एंड दिस इज also going with v initially. Then the frictional coefficient between the road and the bigger block is mu. तो यहाँ पे रोड और बिगर ब्लॉक के बीच जो फ्रिक्शन है that will be mu times n2, और पीछे लगेगा बिकॉज ऑफ कोर्स रिलेटिव फ्रिक्शन जाता है रिलेटिव मोशन ना हो, तो ये ब्लॉक आगे जा रहा है सरफेस के रेस्पेक्ट, तो फ्रिक्शन फिर पीछे लगेगा mu टाइम्स n2। ओके, एंड बिकॉज ऑलरेडी रिलेटिव मोशन हो रहा है तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगाएंगे, सीधा का सीधा जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है काइनेटिक उतना लगा देंगे, दैट इज mu टाइम्स n2। अब जब इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे हम, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, मींस इसी की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो सो वी कैन राइट ma, कैपिटल ma, दैट इज mu टाइम्स n2, और n2 को लिख सकते हैं n1 प्लस mg, n2 इज n1 प्लस mg, और n1 को लिख सकते हैं स्मॉल mg। तो mu टाइम्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन हो जाएगा mu टाइम्स m प्लस स्मॉल m का g, and therefore you will get acceleration of this first block, let me call this as 2 only, second block a2 आ जाएगा mu by m into m plus mg। तो ये इतने से एक्सेलरेट करेगा। नाउ इस पे अगर फ्रिक्शन की बात करें, तो व्हाट डू यू थिंक इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा? टेल मी, किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, किस डायरेक्शन फ्रिक्शन लगना चाहिए और क्यों लगना चाहिए? सर ऊपर वाले ब्लॉक में राइट साइड लगना चाहिए। राइट हैंड क्यों लगना चाहिए? क्योंकि नहीं सर, नीचे वाले ब्लॉक में ऊपर के साइड पे राइट साइड। नीचे वाले ब्लॉक में ऊपर के साइड पे राइट साइड, तो वो एक और फ्रिक्शन आएगा जो ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से आएगा ऑफ कोर्स। हाँ। तो हमने जो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाला है वो गलत है, और ऊपर वाले ब्लॉक पर किधर एक्सेलरेशन लगेगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। अच्छा, सपोज ऊपर वाले ब्लॉक पे यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? तभी एक्सेलरेशन सही होता। हाँ राइट। अच्छा, तो ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा होता लेकिन पीछे एक्सेलरेट कर रहा होता, लेकिन छोटा वाला ब्लॉक आगे मूव करता जाता, तो ये वाला डी एक्सेलरेट करता बट ये वाला आगे मूव करता जाता। इसके पास स्पीड कम करने के लिए कोई रीजन नहीं है, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, v माइनस ए टू टी होती जाएगी, थोड़े टाइम बाद इसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो ये वाला ब्लॉक सेपरेट हो जाएगा। राइट, ये आगे मूव करते करते यहाँ से फॉल ऑफ कर जाएगा। सर वो ऊपर वाला ब्लॉक रिलेटिवली मूव करेगा ना, विद रिस्पेक्ट हाँ, रिलेटिवली मूव करेगा, और बाहर से ऑब्जर्व करें तो ऐसा दिखेगा कुछ, थोड़े टाइम में आगे मूव करेगा तो थोड़ा
ये आगे चला जाएगा, फिर ये तेजी से आगे जा रहा होगा और आगे से गिर जाएगा, क्योंकि ये वाला डीएक्सेलरेट कर रहा है, मतलब पीछे इसकी स्पीड कम होती जा रही है और इसकी स्पीड आगे, इसकी स्पीड सिर्फ v है। टॉकिंग अबाउट द केस जब ऊपर वाले ब्लॉक कोई फ्रिक्शन ना लगा रहा हो, दैट केस। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, उसके बाद, बट दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट आवर केस, बट वन थिंग आई एम श्योर अबाउट कि फ्रिक्शन कम लग रहा है इसमें, फ्रिक्शनल फोर्स मास के रिस्पेक्ट पे कम लग रहा है, तो अभी भी छोटा वाला ब्लॉक तेजी से आगे जाएगा कंपेयर टू बड़ा वाला ब्लॉक, बिकॉज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज जस्ट mu by 2, friction coefficient is just mu by 2. So try to put the force mu by t जो फ्रिक्शन फोर्स है छोटे वाले ब्लॉक पे, try to put it where you will put it, in right direction or left direction. लेफ्ट। Okay, so छोटे वाले ब्लॉक की वजह से फिर बड़े वाले ब्लॉक पे फोर्स किधर आएगा? राइट। राइट। This should be mu mg by 2. And assuming that, let us calculate acceleration of each block. जैसे कि ये a1 से पीछे जा रहा है, ये a2 से पीछे जा रहा है. So from here we'll get mu mg by 2, इसकी वजह से reacceleration आया. So a1 is equal to mu g by 2 in the backward direction. And here n2 will be equal to m plus mg. So here acceleration will be mu g. So we've got a1, that is mu g by 2, and a2, that is mu g plus mu g m by 2. Then if you want to find relative acceleration, the relative acceleration will be a2 minus a1. Acceleration of block 2 with respect to 1. That will be a2 minus a1. So छोटे वाले ब्लॉक को, अच्छा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, the length is given as L. So L distance travel करना है इतने acceleration से. So I can write L is equal to half. अच्छा relative velocity 0 है, velocity of 2 with respect to 1 initial velocity will be 0. So L is equal to EV. You can write it like this. That delta x at general time, this is delta x initial.
is equal to delta x initial plus इसमें delta L distance travel करना है, L distance travel करना है with this much acceleration. Number is not necessary, it's that both of them have same acceleration, same direction. This will be plus my a2 minus a1. L distance travel करना है with acceleration 2 t square. So t will be root 2 L upon a21. So simplify करें तो mu g m plus m by 2n. So this should be the answer, 4 ml by mu g and plus n. So acceleration निकालने के बाद जो acceleration of first block है, that should be greater. Only then it will slide over it. Means if you talk about relative velocity, the relative velocity will be such that कि a to 1, if you are sitting on the block, then L distance travel करना है with acceleration a to 1. Then we can use this concept. Individual acceleration निकालने के बाद relative acceleration निकाल के we can calculate the value. Then is this clear? Any questions about this? सर तो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड लगेगा ना? हाँ, लेफ्ट साइड लगेगा. दोनों का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है. ओके सर, समझा. So 26. 25th या 6th? 6. 26th. Okay. निर्मित नोट कर लिया तो इसे टेल. डन. ओके. नमन, ये वाला क्वेश्चन था. हाँ सर, 25th है. 26th वाला. एक सेकंड. यही वाला है ना? सर दैट्स क्वेश्चन 25. हाँ सर, डायग्राम तो यही है. हाँ, डायग्राम. 26th वाला. अच्छा, उसमें कीज लिखी हुई है जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है. अच्छा, I'll just tell it in short. तो अगर कोई चार्ज है Q, कोई चार्ज पार्टिकल है Q, और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जिसकी वैल्यू है E, तो चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वैल्यू होती है Q टाइम्स E. तो फील्ड एक कंसेप्ट है जो पढ़ाया जाएगा अभी ग्रेविटेशन में भी. तो चार्ज पार्टिकल अगर फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, तो फोर्स की वैल्यू QE हो जाएगी. इतना ही रेलेवेंट है अभी इसके लिए. ग्रेविटेशन आएगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड अच्छे से पढ़ाएंगे, फील्ड क्या होता है वो भी समझेंगे, बट अभी के लिए
चार्ज पार्टिकल Q है, उस पे उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो QE हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंसेप्ट है जो बाद में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, इसके अलावा एक दूसरा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे एक चार्ज रख दिया Q, ऊपर वाले ब्लॉक पे एक चार्ज रख दिया Q और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स है, बस एक और फोर्स लग जाएगा इस पे जिसकी वैल्यू हो जाएगी Q टाइम्स, इतना ही एडिशन हो जाएगा फोर्स, और ये सिर्फ ऊपर वाले पे लग रहा है। ठीक है, हाँ सर। तो बाकी सब एफबीडी वैसा ही बनाएंगे, बाकी ये इतना फोर्स और ऐड कर देंगे। तो टेंशन इधर था पहले, फोर्स F इधर था, mg नीचे, एक नॉर्मल फोर्स N1 ऊपर, प्लस एक और फोर्स ऐड कर देंगे QE। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे हम 12th स्टैंडर्ड में, फील्ड वाला कंसेप्ट आ जाएगा ग्रेविटेशन में, सभी के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। दिस N1, दिस इज N2, और यहाँ पे फिर टेंशन T लग रहा है। So question is, what maximum horizontal force can be applied without disturbing the equilibrium? तो अभी QE लगाने की वजह से नॉर्मल फोर्स कम हो जा रहे हैं, तो अभी इक्विलिब्रियम में है ये, एंड इसके अलावा एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगना चाहिए। तो इस वाले ब्लॉक पे टेंशन राइट डायरेक्शन में है, सिर्फ एक ही फोर्स है राइट डायरेक्शन में, तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शन यहाँ पे मुझे पीछे लगाना चाहिए। और इस वाले ब्लॉक पे अगर ये ब्लॉक टेंशन आगे मूव, अगर फ्रिक्शन इस पे मुझे पीछे चाहिए तो वेट, this question is related to another question. Okay. Floor is smooth. अगर फ्लोर स्मूथ है तो फिर इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। अब सॉल्व हो जाएगा ये। हाँ अब सर। यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं म्यू टाइम्स N1, और N1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो N1 प्लस QE इज इक्वल टू mg, तो म्यू टाइम्स mg माइनस QE। एंड देन वी कैन राइट F इज इक्वल टू T है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू 2T आ जाएगा, या F इज इक्वल टू T इज इक्वल टू F, तो F इज इक्वल टू 2F भी लिख सकते हैं, दैट इज 2 टाइम्स म्यू, F यहाँ से पुट कर देंगे फिर 2 टाइम्स म्यू mg माइनस QE। क्लियर है नमन? हाँ सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एनीवन? वैष्णवी, कुशाग्र, अर्जुन, और कोई डाउट? Okay, then we can continue with our circular motion wala part. Okay, so let us go through what we studied previously. So first we related angle with the arc length, theta is equal to S upon R. उसके बाद हमने डिफाइन किया फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन। सो एंगुलर पोजीशन मेजर करने के लिए कोई एक रेफरेंस चाहिए होता है O डैश, फ्रॉम देयर वी कैन मेजर एंगुलर पोजीशन, एंड चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो A से B गए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ θ2 माइनस θ1, एंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t।
is theta 2 minus theta 1 upon t2 minus t1. Then we have instantaneous angular velocity, that is d theta by dt. So see, circular motion is really important for satellites or for astrophysics, जहाँ पे planets की study करनी हो, how they move, and neutron star अगर दो planets दो galaxies revolve कर रही हैं एक दूसरे के mutual gravitation force में, then we can use this. And wherever rotation takes place, means you are standing on the surface of Earth, if this is the big planet, and you're standing on the surface of Earth, and there are some effects that are due to the rotation of the Earth, then it can be considered that you are in circular motion. So बाद में हम जो gravitation chapter पढ़ेंगे तो इसका use आएगा. We'll see कि because of the rotation of our Earth, our weight measured is lower compared to what is our actual weight, actual mass. Our mass measured on surface of Earth is lower than our actual mass. So ये सारे effects हम देखेंगे. And for those studying those, the circular motion is very important. Then angular average velocity is delta theta by delta t. Instantaneous को हम लिखते हैं d theta by dt. And फिर angular velocity अगर पता हो दो टाइम पे तो हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. यहाँ पे t1 टाइम पे अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, t2 टाइम पे ओमेगा 2 थी, then we can write average angular acceleration. एवरेज में हमेशा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी लिखते हैं. और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज डी ओमेगा बाई डी. फिर हमने 3 रिलेशन डिराइव किए थे फॉर सर्कुलर मोशन व्हेन ओमेगा इज डी थीटा बाई dt, that is instantaneous angular velocity, alpha is d omega by dt, that is instantaneous angular acceleration. तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हमारा थर्ड रिलेशन आ जाता है. तो v is equal to dx by dt जैसा है ये a is equal to dv by dt जैसा है, ये a is equal to v dv by dx जैसा है. और इसके बेसिस पे हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे. एंड अगर अल्फा कांस्टेंट हो, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, then we can write these three relation. Then we did some questions. और ये इतने रिलेशंस हमने पढ़े थे अब तक. Omega, alpha, and then we also related the linear velocity with the angular velocity. So see, this is rotating with omega. This is rotating with omega, and this omega can be related to the linear velocity. How? तो जो ये थोड़े टाइम के लिए जो मोशन हो रहा है, इट इज कॉल्ड डी थीटा. तो डी थीटा में ये ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस ds. तो डी थीटा में जब डिस्टेंस ds ट्रैवल कर रहा है तो वी कैन रिलेट इट विथ लाइक दिस, ds इज इक्वल टू आर डी थीटा. ds इज इक्वल टू आर डी थीटा. फिर दोनों को dt से डिवाइड कर देंगे. सो व्हाट इज ds बाय dt? मींस इतना टाइम जाने में कितना टाइम सॉरी, what is the velocity? So ds by dt is that, the rate of change of speed here. ds by dt is the rate of change of speed here. तो सी, हर पॉइंट पे स्पीड v ही है. वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड चेंज नहीं हो रहा है. सो ds by dt is v and what is d theta by dt, that is omega. तो यहाँ हमने लीनियर स्पीड दैट इज टैंजेंट के डायरेक्शन में जो स्पीड है उसको रिलेट किया एंगुलर वेलोसिटी से. एंड सी, किसी भी इंस्टेंट पे द वेलोसिटी विल नॉट बी टुवर्ड्स द सेंटर. वेलोसिटी कोई कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं होगा. एंड दैट इज सर्कुलर मोशन की स्पेशलिटी, दैट्स इन सर्कुलर मोशन नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द सेंटर. वेलोसिटी इज ऑलवेज टैंजेंट. ओके, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे. dv by dt स्पीड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है. दैट इज r अल्फा. अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, बहुत सारे टर्म्स ऐड हो गए तो मैं सबके अलग अलग नाम है, आई कीप रिपीटिंग कि याद हो जाए. एंगुलर एक्सेलरेशन है ये. एंगुलर एक्सेलरेशन को r से मल्टीप्लाई किया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो अगर स्पीड गिवन है तो स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है.
यहाँ पे स्पीड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वेलोसिटी को नहीं। स्पीड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वेलोसिटी को नहीं। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है।